आज की क्लास में हम परिवहन तंत्र जो है उसको डिस्कस करेंगे। परिवहन तंत्र मेनली आपके प्री के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कुछ प्री के लायक इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेंस के लिए इसकी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक नहीं है। और प्री में भी आपको ऐसा नहीं कि सारे एक एक नेशनल हाईवे रटने लग जाए और सारी चीजें करने लग जाए। आपके सिलेबस में है मेजर कॉरिडोर, प्रमुख जो है गलियारे, वो आपको याद होने चाहिए। बाकी एक एक चप्पे चप्पे या एक एक छोटी छोटी जो होती है सड़कें, उनकी जानकारी नहीं भी हो तो चलेगी। हाँ, स्टेट की जो होंगी आपके हाईवेज वगैरह, वो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत आपके आ सकते हैं। बाकी नेशनल लेवल पे आपको मेजर कॉरिडोर्स पता होने चाहिए, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की जानकारी होनी चाहिए, वो कहाँ पर आकर मिलते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बाकी इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। और प्लस उसके साथ साथ आपको जो है थोड़ा बहुत रोड डेंसिटी, रोड की, सड़क की कितनी लंबाई है, रेल तंत्र कितना लंबा है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। इन सब के अलावा आपके जो प्री में बेसिकली आएंगी चीजें, वो इसी तरह की शॉर्ट चीजें आएंगी। प्लस करंट में जो चीजें हैं वो आपके आ सकती है प्री में। जैसे कोई रेल, मान लीजिए कई नई जो है ट्रेन्स वो आ रही हैं अब, तो नई ट्रेन्स में से कोई भी एक ट्रेन का कुछ पूछ सकते छोटा मोटा। जैसे विवेक एक्सप्रेस, तेजस आई थी बीच में, अब तो पुराना हो गया है वो चीज, बट फिर भी उस टाइम जब भी आप एग्जाम दे, उस टाइम जो भी न्यूज में चल रही हो कोई नई रेलगाड़ी या कोई नई ट्रेन वगैरह, तो उसका ध्यान रखना आपको। कोई मेजर कोई पुल, कोई ब्रिज, कोई सुरंग, कोई टनल, ये इंपॉर्टेंट अगर कोई चल रही हो न्यूज में, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको अगर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन तंत्र को हम डिवाइड कर सकते हैं इन 4 भागों में। सड़क तंत्र, सड़क तंत्र के अलावा सड़क तंत्र के अलावा रेल मार्ग के अलावा जो है आप मुख्यतः इसमें डिस्कस कर सकते हैं वाटरवेज, जल मार्ग, एयरवेज। सो इसमें अगर देखें परिवहन तंत्र में, तो ज्यादातर पार्ट आपको रोडवेज का मिलेगा, सड़क मार्ग का मिलेगा। सबसे बड़ा परिवहन का तंत्र या सोर्स जो है वो ये है। दूसरे नंबर पर है रेल मार्ग, तीसरे नंबर पे है जल मार्ग, और सबसे चौथे नंबर पर और सबसे कम जो यूज में लिया जाता है वो है वायु मार्ग। और अब हम डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए, आज जो भी डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म मॉर्थ होता है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो सड़कों के बारे में बताया गया है बेसिक डेटा, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये बेसिक डेटा दिया जाता है इस मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट के अंदर, वार्षिक रिपोर्ट जो आती है उसमें, तो उसका ये डेटा लिया जा रहा है। आप कहीं किसी और बुक में, किसी और सोर्स में कुछ और पढ़ें तो वो अलग बात है। ये गवर्नमेंट सोर्स ये कहते हैं, गवर्नमेंट सोर्स में ये ऑथेंटिक सोर्स है, तो इसी को आप फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बुक्स में कई जगह पुराने डेटा दिए हुए, अपडेट नहीं हुए, तो इसीलिए फॉलो इसको ही करें आप। अब देखिए, सड़क मार्ग की अगर बात करें तो रोडवेज जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोड तंत्र है, सड़क तंत्र दूसरा सबसे बड़ा है। और भारत का सड़क तंत्र जो है, अभी जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 62.16 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का सड़क तंत्र पाया जाता है। इसमें अगर देखें तो इस सड़क तंत्र में नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय जो मार्ग हैं वो हैं, उसके साथ साथ इसमें सम्मिलित हैं राष्ट्रीय मार्ग के अलावा स्टेट हाईवेज इसमें है, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड्स या जिला सड़कें जो है वो इसमें, गांव सड़कें जो हैं, विलेज रोड्स जिनको कहते हैं, ग्राम सड़कें, वो सब इसमें सम्मिलित है। इन सब सड़कों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो सड़क है वो है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतम लोग किसी भी जगह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक शहर से दूसरे शहर पर जाने के लिए इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और उसके साथ साथ मालवाहक जो होती हैं, मतलब ट्रक्स वगैरह जो जाते हैं, वो भी हाईवेज का यूज करते हैं। तो हाईवेज काफी इंपॉर्टेंट है। हाईवेज का अगर हम नंबर देखें तो अभी एट प्रेजेंट 1,36,440 किलोमीटर, 1,36,440 किलोमीटर हमारे नेशनल हाईवेज है। स्टेट हाईवेज जो है टोटल इंडिया में 1,76,818 किलोमीटर है, और अन्य सड़कें जो हैं वो 59 लाख के आसपास है। तो टोटल हमारा सड़क तंत्र जो हो जाता है वो 62.15 लाख किलोमीटर हो जाता है। 157 है तो उसको शॉर्ट में 16 कर दिया जाता है।
अब सड़क घनत्व की अगर बात करें तो रोड डेंसिटी जो इंडिया में है वो 189 किलोमीटर है, 189.08 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर आपको पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, और अगर आपको प्रति वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो आप बताएंगे 1.89 स्क्वायर किलोमीटर, 1.89। तो लगभग 2 के आसपास है 1.89। सबसे ज्यादा जो सड़क घनत्व पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है, सबसे कम जो सड़क घनत्व पाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। टोटल रोड तंत्र जो है, सड़क तंत्र, ये एनुअल रिपोर्ट में तो फाइनल डेटा आया, इससे पहले जो संभावित डेटा चल रहा था, प्रोविजनल डेटा, वो कितना था वो देखिए 63.86 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 16 लाख किलोमीटर, ये प्रोविजनल डेटा चल रहा था। तो 63 लाख भी आ जाए, 63.8 लाख, तो भी आपको सही मानना है, और ये फाइनल डेटा जो है ये अगर आ जाए 62.16 लाख तो ये भी आप सही मानेंगे। अब इसमें अगर देखें रोड लेंथ, परसेंटेज, शेयर और ये सब, इसमें सबसे ज्यादा जो रोड है वो आपको दिखेगी, मोस्टली हमें सड़कें, ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा प्रतिशत है ग्रामीण सड़कों का, और बाकी सड़कें जो हैं उसकी तुलना में कम है। सबसे कम हमारे नेशनल हाईवेज है, माना कि सबसे कम उनकी लेंथ है, बट सबसे इंपॉर्टेंट वही है। फाइनल डेटा ये है, प्रोविजनल डेटा ये है, ये आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके बाद देखें अगर नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 2% है, टोटल रोड नेटवर्क का 2%। सबसे ज्यादा क्या है, ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा है जो 72.97% के आसपास है। तो इसीलिए ये जो है ग्रामीण सड़कें, इनकी प्रतिशत सबसे ज्यादा है सड़क तंत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम योगदान सड़क तंत्र में नेशनल हाईवे का है, पर ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है नेशनल हाईवेज। अब नेशनल हाईवेज जो है उनके बारे में और डिटेल में चीजें देखेंगे। पहले हम अगर बात करें तो कुल जो सड़क तंत्र है, टोटल जो रोड लेंथ है, उसमें लेंथ वाइज सबसे आगे टॉप स्टेट जो चल रहा है वो है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है यूपी। स्टेट वाइज सबसे कम सड़क तंत्र सिक्किम में है, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, गोवा और मणिपुर। अब देखिए नेशनल हाईवे जो है टोटल रोड नेटवर्क का केवल 2% है, बट ये ट्रैफिक कितना हैंडल करते हैं, 40% ये ट्रैफिक हैंडल करते हैं। तो इसलिए नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी इंपॉर्टेंस को, महत्व को देखते हुए ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI, राष्ट्रीय जो है राजमार्ग प्राधिकरण जो है भारत की, इनको स्थापित किया गया था। इस प्राधिकरण को स्थापित किया गया था पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, और इसे स्थापित किया गया था 1988 में, बट इसको क्रियान्वित होने में, इसको ऑपरेशनल होने में टाइम लग गया। 1995 तक ये ऑपरेशनल हुई, और इस प्राधिकरण का या इस अथॉरिटी की जो मेजर जिम्मेदारी है वो ये है कि वो नेशनल हाईवेज की देखरेख करे या उनको मेंटेन करे। और इसी प्राधिकरण ने एक प्रोग्राम जारी किया था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी नेशनल हाईवेज जो है उनका डेवलपमेंट हुआ। जो स्वर्णिम चतुर्भुज हम पढ़ते हैं वो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बना है, और इसी तरह से जो हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा देखते हैं वो भी NHDP के अंतर्गत ही बना है। और उसी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की अब स्थान ले रहा है भारतमाला परियोजना। तो इसलिए भारतमाला परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारतमाला परियोजना क्योंकि करंट में चल रही थी, इसीलिए 2 बार उसको मेंस में पूछा भी गया है। और अभी तक की NHDP के बाद नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी परियोजना जो हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए आई है वो यही है भारतमाला परियोजना। इसीलिए भारतमाला परियोजना को महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसीलिए 2 बार मेंस में भारतमाला परियोजना आई है। वो करंट के हिसाब से मेंस में पूछी गई है, बल्कि अदरवाइज अगर आप देखें तो आपके मेंस में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बट कोई ऐसी इंपॉर्टेंट योजना हो भारतमाला जैसी, तो उसको आपको 5 नंबर के हिसाब से थोड़ा तैयार भी कर लेना चाहिए। अब देखिए नेशनल हाईवेज मैंने बताया 2% है सड़क तंत्र का। उसको अगर देखें तो 2013-14 से निरंतर नेशनल हाईवे में बढ़ोतरी हुई है। 1,36,000 के आसपास अभी नेशनल हाईवेज हैं। तो ये डेटा भी आपको थोड़ा याद होना चाहिए, थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। फिर अगर देखें नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर यूपी है, ये सीधा स्टेट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात।
तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है। ये कितना किलोमीटर है वो याद नहीं करना, बट आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। और राजस्थान के तो आपको किलोमीटर भी याद होने चाहिए। राजस्थान के डेटा राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे में भी आते हैं, पर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में भी जो डेटा है वो अपडेटेड नहीं है। एनुअल रिपोर्ट में फाइनली अपडेटेड डेटा मिलता है। तो हो सकता है कि राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में जो ये लिखा है ये थोड़ा डिफरेंट हो और यहाँ जो लिखा है डिफरेंट है, क्योंकि ये अपडेटेड डेटा है। इकोनॉमिक सर्वे में पुराना डेटा मिल सकता है आपको। अब देखिए इंडियन हाईवेज जो होते हैं उन हाईवेज के लिए अलग अलग कलर यूज किया जाता है। इसमें अगर नेशनल हाईवे हो तो नेशनल हाईवे के लिए ये पीले रंग का होता है, ऊपर से ये पत्थर जो होता है वो पीले रंग का होता है। स्टेट हाईवेज के लिए ये ऊपर से जो पत्थर होता है ये ग्रीन कलर का होता है, नीचे से तो सारे व्हाइट होते हैं। सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए ये ब्लैक कलर का होता है, और रूरल रोड्स जो है ग्रामीण सड़कों के लिए ये लाल रंग का होता है। ग्रामीण सड़कों के विकास की अगर बात करें तो भारत में ग्रामीण सड़कों का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके अंतर्गत किया जाता है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट रोड्स और स्टेट रोड्स जो हैं हाईवेज वगैरह, ये स्टेट हाईवेज वगैरह डेवलप किए जाते हैं पीडब्ल्यूडी द्वारा, मतलब पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा विकसित की जाती है। जबकि नेशनल हाईवेज को कौन डेवलप करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विकास करती है नेशनल हाईवेज का। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद अगर देखें तो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स में एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा। ये उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से लगभग जाता है कन्याकुमारी तक, और इसी तरह से पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये जाता है पोरबंदर से सिलचर तक। तो ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स है। इसमें उत्तर से दक्षिण तक जो कॉरिडोर जा रहा है उसका जो नेशनल हाईवे है, पहले नंबर्स कुछ और थे, अब नेशनल हाईवेज के नए नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण तक जो हाईवे जाता है वो नेशनल हाईवे 44 है। और पूर्व से पश्चिम तक जो जाता है उसका अगर हम देखें तो ये 27 नंबर हाईवे है, 27 नंबर। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उत्तर से दक्षिण तक जाता है NH 44, पूर्व से पश्चिम तक जाता है NH 27। और ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को जो काटते हैं ये काटते हैं झांसी में, झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये जो गुजरात से लेकर असम तक जा रहा हाईवे, पहले इसकी लंबाई थोड़ी कम थी, बट इस वर्ष जो है इस वर्ष थोड़ी बहुत एक्सटेंड की गई है इसकी लंबाई। तो ये पोरबंदर से सिलचर तक वाला जो भाग है पूर्व पश्चिम गलियारे का, ये अब भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बन चुका है। पहले सबसे लंबा नेशनल हाईवे हुआ करता था श्रीनगर से कन्याकुमारी वाला, पर अब सबसे लंबा नेशनल हाईवे बन गया है नेशनल हाईवे 27, जो कि पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। तो लॉन्गेस्ट हाईवे आपसे पूछा जा सकता है, तो लॉन्गेस्ट हाईवे आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट हाईवे अब जो है नए डेटा के अकॉर्डिंग NH 27 है, जो पूर्व पश्चिम गलियारे में स्थित है। और सेकंड लॉन्गेस्ट, दूसरा सबसे लंबा जो हाईवे है वो NH 44 है, जो जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग। NH 44 पहले पिछले सालों तक, मतलब पिछले साल तक इसको सबसे लंबा हाईवे मानते थे NH 44 को, बट NH 27 की अभी लेंथ में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए अब सबसे लंबा हाईवे ये है। अब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे किसके अंतर्गत बने? तो ये बने NHAI द्वारा बनवाए गए। कौन से प्रोग्राम के थ्रू? NHDP प्रोग्राम के थ्रू, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बने हैं ये। अब इनकी लंबाई लेंथ देखते हैं। तो देखिए ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है 27 नंबर का जो नेशनल हाईवे है उसकी टोटल लेंथ इतनी है 4112.62 किलोमीटर, और 44 जो नेशनल हाईवे उसकी लेंथ है 3717.64 किलोमीटर। तो ये लेंथ आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है, क्या नाम है इसका? NH 27। ये NH 44, ये भारत का सबसे लंबा, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा हाईवे। तो ये दो हाईवेज आपको ध्यान होने चाहिए। ये इतना क्या लिखा हुआ है? तो ये इतना लिखा हुआ है कि ये हाईवेज कौन कौन से राज्यों से गुजरते हैं, ये नोट्स मिलेंगे आपको, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेट्स की अगर बात करें राज्यों की, तो NH 27 गुजरता है असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से। और NH 44 गुजरता है
आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से। सो ज्यादा संख्या राज्यों की कौन क्रॉस करता है? ये NH44। पर ज्यादा लंबाई किसकी है? NH27 की, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जाता है पोरबंदर से लेकर और सिलचर तक, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक। अब लॉन्गेस्ट हाईवे जो है नेशनल हाईवे 27 है, शॉर्टेस्ट हाईवे सबसे छोटा हाईवे NH327B है, और इसकी लंबाई लेंथ जो है सबसे छोटे वाले की हाईवे की वो है 1.2 किलोमीटर। पहले सबसे छोटा हाईवे 47A था, बट अब सबसे छोटा हाईवे NH327B है। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, भारत में कुछ एक्सप्रेसवे तेज परिवहन, तेज गति के परिवहन के लिए एक्सप्रेसवेज भी बनाए गए हैं। उन एक्सप्रेसवेज में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सबसे चौड़ा जो एक्सप्रेसवे है वो दिल्ली मेरठ है जो 14 लेन का है, जबकि आगरा मथुरा केवल 6 लेन का है। तो इस तरह से ये लंबे छोटे ये पूछे जा सकते हैं आपको, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। अब आप देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज, ये भी बना था NHDP के अंतर्गत, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच में है। नए हाईवे नंबर्स जो इसमें हैं, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जाता है नेशनल हाईवे 48, चेन्नई से कोलकाता तक जाता है नेशनल हाईवे 16, कोलकाता से दिल्ली तक जाता है नेशनल हाईवे 19। ये हाईवेज के नंबर आपको याद होने चाहिए। अब अगर देखें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज 2001 में शुरू हुआ था, 2012 में इसको कंप्लीट किया गया। इसकी कुल लंबाई जो है वो इतनी है 5846 किलोमीटर, 13 राज्यों से गुजरता है भारत के, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद देखिए भारतमाला परियोजना जिसकी मैं बात कर रही थी, NHDP के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना आई है हाईवे से रिलेटेड वो भारतमाला परियोजना है। भारतमाला परियोजना वैसे बहुत एम्बिशियस है, बहुत सारे गोल्स हैं उसके, टारगेट्स हैं, बट जो पहला फेज है उसका पहला चरण, उसमें उसके जो उद्देश्य है सड़क बनाने के, हाईवे बनाने के, वो कितने हैं? 34,800 किलोमीटर। तो इसका टारगेट है 34,800 किलोमीटर ये रोड बनाए, हाईवेज बनाए, और इसमें NHDP प्रोग्राम की जो बची कुची 10,000 किलोमीटर सड़कें थी वो भी अब किसके अंतर्गत बनाई जाएंगी? भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाई जाएंगी। तो भारतमाला परियोजना में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इंटर कॉरिडोर्स बन रहे हैं, फीडर रोड्स बन रही है, मतलब बड़े बड़े हाईवेज को जोड़ने वाली सड़कें बन रही है, छोटी मोटी नेशनल कॉरिडोर्स इंप्रूवमेंट हो रहे हैं नेशनल हाईवेज वगैरह के, और बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इंश्योर हो रही है, मतलब सीमा पर अंतरराष्ट्रीय जो संपर्क वगैरह है साधन वो उपलब्ध हो, वो कनेक्टिविटी वगैरह इंश्योर की जा रही है। तटवर्ती और बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है, पोर्ट बंदरगाहों को, तटवर्ती क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है मुख्य सड़कों से, एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, ये सब भारतमाला के अंतर्गत हो रहा है। तो पहले चरण में कितना रोड बन रही है भारतमाला के अंतर्गत? 34,800 किलोमीटर रोड बनाई जा रही है। तो ये जो है ये मेन चीजें हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट चीज, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये ब्रिजेस जो हैं ये तो काफी पहले आए थे, बट आपके आगे आने वाले समय में जो भी करंट में ब्रिज वगैरह चल रहा है उसकी ध्यान होना चाहिए आपको उसके बारे में। बोगीबील ब्रिज, ये रेल रोड ब्रिज है। रेल रोड मतलब इसमें सड़क भी है, इसमें रेल मार्ग भी है, और सड़क जो है, सड़क और रेल मार्ग में भारत कहाँ पे बना हुआ है? ये भारत में देखिए रेल रोड ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 4.94 किलोमीटर लंबा है। धेमाजी से डिब्रूगढ़ आसाम में जो है वहां पर बना है ये। इसमें इसके निचले भाग में 2 ब्रॉडगेज रेलवे लाइंस है, और ऊपरी भाग में हाईवे है। इसमें 3 लेन का हाईवे है इसके ऊपरी भाग में, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है बोगीबील ब्रिज। ये 7 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को झेल सकता है। कंक्रीट और स्टील से बना है, स्टील कंक्रीट, और इसका निर्माण किसने कराया? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कराया। इनॉग्रेट इसको किया था 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे पर। तो इस तरह की जो बेसिक करंट की चीजें होती है उसमें बस बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो वो आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट ब्रिज है ढोला सादिया ब्रिज, रोड ब्रिज है, ये सड़क मार्ग है, सड़क पुल है। ये तो सड़क और रेल पुल था, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। ये सबसे लंबा रोड ब्रिज है भारत का।
और इसे कहते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज। तो आप देखना, इसमें यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं लिखी, ये आपका होमवर्क है, देखिएगा क्या लेंथ है इसकी, क्या लंबाई है। चेन्नानी नासरी सुरंग, ये चेन्नानी नासरी जो सुरंग है ये 2 लेन ऑल वेदर टनल है, मतलब 9 किलोमीटर ये लंबी है, 2 लेन्स है इसमें, और ये पूरे वर्ष भर खुली रहने वाली सुरंग बनाई गई है। और इसने रिड्यूस किया है डिस्टेंस, जम्मू और श्रीनगर के बीच में दूरी इसने कम की है। इसे अब कहा जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या सुरंग इसको कहा जाता है। ये चेन्नानी नासरी जो कि पानीटोप नाम का जो स्थान है जम्मू कश्मीर में उसके पास है, और यहां से गुजरता है NH44। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज वगैरह थे। तो आपको रोडवेज में मेनली फोकस करना है नेशनल हाईवेज के ऊपर, भारतमाला परियोजना पर। तो ये कुछ बेसिक चीजें, और प्लस ब्रिज वगैरह जो करंट में चल रहे हो उनके ऊपर। अटल टनल, ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया था तो इसलिए इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। अटल टनल आपको पता है रोहतांग पास के पास में डेवलप हो रही है, पीर पंजाल में, हिमाचल प्रदेश में। 9.02 किलोमीटर लंबी है, मनाली लेह हाईवे को छोटा करती है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप कर रही है। जोजिला सुरंग अभी बनी नहीं है, बन रही है, निर्माणाधीन है। जब भी बन जाएगी तो ये काफी हेल्प मिलेगी सोनमर्ग और द्रास जो लद्दाख में है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर वाला और द्रास कारगिल डिस्ट्रिक्ट का, इन दोनों को जोड़ने में हेल्प करेगी। बनी नहीं है अभी तो इसका लोड नहीं है ज्यादा। ये 14.2 किलोमीटर लंबी होगी। तो ये कुछ टनल्स वगैरह हो गई, सुरंग हो गई। अब जल परिवहन की बात करते हैं। इंडिया में ही नहीं, विश्व में सभी जगह जल परिवहन सबसे सस्ता और प्रदूषण का मतलब कम करने वाला जो एक परिवहन तंत्र होता है वो है पानी जल मार्ग। तो जल मार्ग जो है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन माना जाता है परिवहन का। पर इंडिया में दुख की बात यह है कि कुल परिवहन तंत्र का बहुत कम भाग, केवल 1% के आसपास ही भाग जो है वो इस तरह के परिवहन के माध्यम से किया जाता है। बहुत कम है जल परिवहन। और जल परिवहन की अगर हम देखें, छोटे मोटे जल परिवहन इंटर स्टेट और छोटा स्टेट लेवल पे छोटी मोटी नदियों के माध्यम से, वो तो अलग बात है, बट नेशनल लेवल की बात करें तो बहुत कम डेवलप हुआ है। और इसमें अगर देखा जाए तो अंतरदेशीय जलमार्ग की बात करें, मतलब हम नेशनल वाटरवेज की बात करें, तो नेशनल वाटरवेज का, स्टेट वाटरवेज अलग और हो सकते हैं, बट नेशनल वाटरवेज की संख्या भारत में बहुत ही कम है। टोटल 6 ही नेशनल वाटरवेज है। तो इसमें अगर देखें टोटल नेशनल वाटरवेज जो है जलमार्ग वो 14,500 किलोमीटर के आसपास है, काफी कम है। और 5 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो भारत में है, 5 मेजर वाटरवेज। इसमें 6th मेजर वाटरवे जो है वो अभी बनाई है, पर वो प्रमुख नहीं है, छोटा मोटा वाटरवे है, पर 5 है +1। तो ये 4,500 किलोमीटर तक विस्तृत है। 14,000 किलोमीटर तो टोटल इंडिया में जो वाटरवेज है वो है, और 4,500 किलोमीटर तक नेशनल वाटरवेज फैले हुए, राष्ट्रीय जलमार्ग। अब राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास और ये सब कौन करता है? तो 1986 में डेवलप किया गया था डेवलप किया गया था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को, मतलब इंडियन नेशनल वाटरवे अथॉरिटी, इंडियन नेशनल वाटरवे अथॉरिटी, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी, इंटरस्टेट वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ है इसका नाम। सो IWAI मेनली। और ये जो है अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन, ये अभी राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम हाल ही में कुछ समय पहले आया था, नेशनल वाटरवे एक्ट, उसके अंतर्गत इनका और विकास किया जा रहा है। बहुत सारे वाटरवेज अब डेवलप किए जा रहे हैं इस एक्ट के अंतर्गत। और जो नए वाटरवेज बनेंगे वो 106 नए वाटरवेज बनेंगे, 5 पहले से हैं और वो छठे को बिल्कुल गौण सा मानते हैं, तो उसका भी और डेवलपमेंट होगा। 106 नए बनेंगे, 5 ऑलरेडी हैं, तो टोटल जो वाटरवेज इंडिया में हो जाएंगे वो हो जाएंगे 111 वाटरवेज। अब जलमार्ग नंबर 1 जो है, पहला वाटरवे है गंगा नदी में। ये फर्स्ट वाटरवे है, नेशनल वाटरवे। ये नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी में है, प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की दूरी में। प्रयागराज मतलब ये इलाहाबाद यहाँ पे जो है, यहाँ से लेकर और ये हल्दिया तक विस्तृत है।
इस वाटरवे को भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे माना जाता है और सबसे पुराना भी है। 1986 में ही डेवलप हो गया था। गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र पर स्थित है। आपको पता है गंगा फरक्का नामक स्थान पर आकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा कहलाती है हुगली, दूसरी शाखा कहलाती है भागीरथी। इसीलिए इस जलमार्ग को कहा जाता है हुगली भागीरथी तथा गंगा जलमार्ग। हल्दिया से लेकर फरक्का तक 560 किलोमीटर तक है। हल्दिया से फरक्का मतलब वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। फरक्का से पटना तक मतलब बिहार वाले सेक्शन में इसकी 460 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पटना से प्रयागराज जो है मतलब यूपी वाले सेक्शन में 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का बहुत छोटा सा सेक्शन पश्चिम बंगाल से ये गुजरता है और वहीं पे सेवा प्रदान करता है उन राज्यों को। सबसे लंबा जलमार्ग है जैसा मैंने अभी आपको बताया। पटना तक यांत्रिक नौका मतलब मैकेनिकल बोट्स यहाँ पे जा सकती हैं पटना तक। तो ये प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ तक मैकेनिकल बोट्स जा सकती हैं, तो वो आप इसमें थोड़ा याद कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे है इंडिया का। दूसरे वाटरवेज में हम जाएं उससे पहले 2018 में ये नेशनल वाटरवे 1 जो है इसको और स्ट्रॉन्ग और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई गवर्नमेंट द्वारा। और इसी के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक ने थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट भी दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया और उससे परियोजना यहाँ पर इस जलमार्ग के विकास की परियोजना शुरू की गई वर्ल्ड बैंक की मदद से। और मार्च 2023 तक 2023 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और अभी इसके अंडर, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहला जो है भारत के मल्टी मॉडल टर्मिनल्स डेवलप किए जा रहे हैं। मतलब नदी के पास बंदरगाह वगैरह विकसित करे जा रहे हैं, अंदर आंतरिक भाग में ही टर्मिनल्स वगैरह में कुछ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज की तरफ जो कंटेनर्स वगैरह जाते हैं उनको स्टोर करने की, उनको रखने की सुविधा, वो सारी चीजें अवेलेबल होगी। तो इस नदी के किनारे मल्टी मॉडल टर्मिनल्स डेवलप हो रहे हैं। वो कहाँ कहाँ डेवलप हो रहे हैं? वाराणसी में, हल्दिया में, साहिबगंज झारखंड में। इंटरमोडल टर्मिनल, छोटे टर्मिनल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं गाजीपुर में और कालूघाट बिहार में। तो ये कुछ टर्मिनल्स हैं, ये आपको सीधे पूछे जा सकते हैं। मल्टी मॉडल 3 जगह हैं और इंटरमोडल जो है वो 2 जगह। इनके नाम थोड़े बहुत आप देख लेना। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 नंबर राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ सादिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, मेनली असम में है। और ये असम में भले ही है बट आसपास के राज्यों को सेवाएं प्रदान करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर है। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय को सेवाएं प्रदान करता है। और इसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर के आसपास ये लंबा है। ये डेवलप किया गया था 1988 में। ये भारत का दूसरा निर्मित किया गया जो जलमार्ग है वो है, सेकंड यही बना था 1988 में। फिर तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग, ये यहाँ पर है थर्ड वाटरवे। थर्ड वाटरवे जो है केरल के कोल्लम और कोट्टापुरम जिले तक है। कोल्लम कोट्टापुरम जिले में ये जो नेशनल वाटरवे 3 बना है इसमें किसी नदी का उपयोग नहीं किया गया, इसमें नहर का उपयोग किया जाता है। तो कोट्टापुरम से कोल्लम 1993 में बना था। ये 205 किलोमीटर लंबा है केवल। ये पश्चिमी तटीय नहर वेस्ट कोस्ट कैनाल, इसमें जो नहरें इंक्लूडेड है वो है वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपाकारा कैनाल, चंपाकारा नहर और उद्योग मंडल नहर इसमें सम्मिलित है। और ये मेनली केरल को ही सेवाएं प्रदान करता है। तो आपसे कैनाल्स, नहरें पूछी जा सकती है। तो ये वेस्ट कोस्ट, चंपाकारा, उद्योग मंडल, ये नहरें इस जलमार्ग का पार्ट हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 हो गया। अब राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 की बात करते हैं। 4 जो है वो यहाँ है। मेनली ये गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टा रीजन है वहां बना हुआ जलमार्ग है। ये पुडुचेरी से जाता है जलमार्ग काकीनाडा। पुडुचेरी से काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में, वहां तक ये नहर के माध्यम से जाता है। और इस नहर से, ये साइड में तो नहर है, इस नहर से गोदावरी नदी और कृष्णा नदी इनको जोड़ा गया है साइड से। तो इसमें नहर भी है और 2 प्रमुख नदियां भी है। अब देखिए काकीनाडा से पुडुचेरी तक ये जो है 1095 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवे है। 2008 में ही बना है, नया है काफी। गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र और काकीनाडा से पुडुचेरी तक नहर तंत्र का यूज किया गया है।
तो गोदावरी नदी तंत्र में कितना सेक्शन है गोदावरी का, तो वो है भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री तक। फिर कृष्णा नदी का कौन सा सेक्शन लिया गया है, वजीराबाद से विजयवाड़ा तक, आंध्र प्रदेश वाले सेक्शन में। और बाकी जो है नहर के माध्यम से आगे है। तो इसमें जो नहरें हैं कौन कौन सी है, ये एक सिंगल नहर नहीं है उत्तर से दक्षिण तक, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नहरें। उन नहरों के नाम है काकीनाडा नहर, इल्लूरू नहर, कोमामुरम मुर नहर, उत्तरी बंकिंगम नहर। ये बंकिंगम नहर का नाम याद रखना है। बंकिंगम नहर कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग का भाग है, तो वो है नेशनल वाटरवे 4। ऐसे क्वेश्चन आते प्री में। बंकिंगम नहर, दक्षिणी बंकिंगम नहर, कलू वैली टैंक, इस नाम का भी एक नहर जैसा सिस्टम है। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है इस नहर तंत्र में। तो ये जलमार्ग जो है ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी को सेवाएं प्रदान करता है, थोड़ी बहुत तेलंगाना को भी ये सेवाएं प्रदान करता है। तो ये नेशनल वाटरवे 4 हो गया। अब नेशनल वाटरवे 5 की अगर बात करें, आपको याद है नदियां कराते वक्त मैंने बताया था महानदी के डेल्टा रीजन में नेशनल वाटरवे 5 है। केवल महानदी नहीं, महानदी के आसपास वाली जो अन्य नदियां हैं, धामरा नदी हुई, मताई नदी हुई, वो सब भी इस वाटरवे का पार्ट है। तो ये नेशनल वाटरवे 5 जो है वो लगभग आपको यहाँ दिखेगा। नेशनल वाटरवे 5 जियानखली नाम का एक छोटा सा विलेज जैसा है पश्चिम बंगाल में, वहां से उड़ीसा के पाराद्वीप तक है, 623 किलोमीटर है। जियानखली इस तरह से जियानखली। इसमें पूर्वी तटीय नहर तंत्र है जो जियानखली से चारबतिया तक है, मतलब पश्चिम बंगाल वाली तरफ एक छोटी नहर बनी हुई है। फिर मतई नदी तंत्र है, मतई नदी तंत्र इसमें उड़ीसा में है, चारबतिया से धामरा तक। ब्राह्मणी नदी जो है, ब्राह्मणी, खरसुआ, धामरा नदी तंत्र इसमें इंक्लूडेड है, तालचर से धामरा तक इन्हीं नदियों का उपयोग किया गया है। फिर महानदी डेल्टा रीजन है, मंगलगाड़ी से लेकर पाराद्वीप तक महानदी का सेक्शन है। तो इसमें मतई नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, ये 3 नदियां हैं और छोटी नहर है एक जो पश्चिम बंगाल वाले सेक्शन में। ये सेवाएं प्रदान करता है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को, मेनली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये नेशनल वाटरवे 5 हो गया। अब नेशनल वाटरवे 6 की अगर बात करें, यहाँ छोटा सा नेशनल वाटरवे 6 है जो असम में है, बराक नदी के ऊपर, जो मेघना की सहायक नदी है या मेघना नदी का निर्माण करती है आगे चल के, जो मणिपुर की प्रमुख नदी है, उसका यहाँ पर उसके ऊपर नेशनल वाटरवे 6 है। ये लखीपुर से, असम के ही लखीपुर से भंगा तक जाता है। ये निर्माणाधीन है, पूर्ण रूप से अच्छे से नहीं बना है अभी। तो लखीपुर से भंगा तक नेशनल वाटरवे 6 है। तो आपको इन 5 नेशनल वाटरवेज को ज्यादा याद रखना है, 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 तो याद रखने ही है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 जो अभी मैंने बताया आपको असम में है। अब देखिए भारत में कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिन बंदरगाहों की देखरेख करती है उन्हें प्रमुख बंदरगाह कहा जाता है, मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स में आप देखिए कौन कौन से हैं। कांडला है, मुंबई पोर्ट है, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मार्मगांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चिन, तुत्तीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, कोलकाता, हल्दिया और पोर्ट ब्लेयर। इन सब के अलावा एक एन्नौर नाम का पोर्ट है जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है, सरकार के अंडर नहीं। इसीलिए प्रमुख बंदरगाह जब गिनते हैं तो प्रमुख बंदरगाहों में सरकारी अगर गिनेंगे केवल तो 12 होंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर को भी गिन ले तो 13 हो जाएंगे। और अभी 13वां जो डेवलप किया जा रहा है सरकारी वाला 13वां, 12 तो है, तो देखो 12 तो गवर्नमेंट के हैं मेजर पोर्ट्स, एक जो पोर्ट है वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो टोटल हो जाते हैं 13 प्रमुख बंदरगाह, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला भी एक लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत है, बहुत बड़ा बंदरगाह है। तो 13 पोर्ट्स हैं वैसे, और वैसे गवर्नमेंट के बाने जाते हैं 12 पोर्ट्स। गवर्नमेंट का एक पोर्ट और डेवलप करने की बात की जा रही है जिसको लेकर इश्यू चल रहा है, वदावन जो है पोर्ट बंदरगाह, वदावन बंदरगाह का विकास करने की कोशिश की जा रही है, बट वहां के स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वदावन मुंबई में, महाराष्ट्र में बनाए जाने वाला एक नया बंदरगाह है, बट उसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। अभी जो ऑलरेडी बने हुए बंदरगाह उनको हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी बने हुए जो बंदरगाह हैं उसमें कांडला बंदरगाह है। कराची आजादी के बाद जो कराची का पोर्ट है वो चला गया पाकिस्तान की तरफ, इसीलिए इंडिया में यहाँ एक बंदरगाह निर्मित करना पड़ा जो है कांडला बंदरगाह। और ये कांडला बंदरगाह जो है ये ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है, ये अक्सर पूछ लेते हैं, टाइडल पोर्ट है। फिर मुंबई पोर्ट की अगर बात करें, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लार्जेस्ट पोर्ट है।
फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है इसका विकास किया गया ताकि मुंबई पोर्ट पे थोड़ा लोड कम हो। जेएनपीटी इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, यहाँ बहुत सारे कंटेनर आते हैं, कंटेनर पोर्ट में सबसे बड़ा ही। मार्मगांव गोवा में जो है जुआरी नदी पर, मार्मगांव से लौह अयस्क आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर है न्यू मैंगलोर या मैंगलोर, मैंगलोर से भी कुद्रेमुख वगैरह खान जो है वहां से लोहा लेके एक्सपोर्ट किया जाता है। कोच्चि बंदरगाह, इसे कहा जाता है अरब सागर की रानी, और यहाँ से मसालों आदि को भेजा जाता है एक्सपोर्ट के लिए। तुतीकोरिन जो है, तुतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है चिदम्बरनार करके। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए इसका यूज करते हैं। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह। एन्नोर जो है ये भारत का एकमात्र प्रमुख बंदरगाहों में प्राइवेट सेक्टर का बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, ये भारत का प्रमुख बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह है, मेजर पोर्ट्स में सबसे डीप है, और ये चारों तरफ मतलब चार नहीं 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा है, एक तरफ इसके जल है, तो 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसको सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है, सबसे सेफ पोर्ट माना जाता है। पाराद्वीप जो उड़ीसा में है, ये स्थित है महानदी के बेसिन में, डेल्टा रीजन में। पाराद्वीप के वाले पोर्ट वाले रीजन से भी आयरन ओर वगैरह छोटा नागपुर पठार से लेके एक्सपोर्ट करते हैं। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को एक ही बंदरगाह माना जाता है, इसको 2 अलग पोर्ट्स नहीं मानते। कोलकाता हल्दिया भारत के प्रमुख बंदरगाहों में सबसे पुराना बंदरगाह है जो अभी भी कार्यरत है, फंक्शनल है, वरना पुराने बंदरगाह बंद हो चुके हैं। तो फंक्शनल पोर्ट्स में सबसे पुराना है। जूट वगैरह यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अंडमान निकोबार का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह जो है वो है पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर अभी तक सबसे नवीनतम है। अब जो है इसके बाद नया बन जाए तो अलग बात है, पर ये सबसे नवीनतम। तो ये मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। इनको देखिए 13 प्रमुख बंदरगाह है, 12 गवर्नमेंट के, 1 प्राइवेट सेक्टर का, और 200 छोटे बड़े बंदरगाह हैं। केंद्र सरकार नियंत्रित करती है बड़े बड़े बंदरगाहों को, छोटों को राज्य सरकार नियंत्रित करती है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। अच्छा, 2017 में इसका नाम भी बदला गया, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। मुंबई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल पोर्ट्स, और सालसेट द्वीप पर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जो अभी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बताया मैंने, उसे नावा सेवा या न्यू मुंबई पोर्ट भी कहते हैं। और न्यू मुंबई पोर्ट जो है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। मार्मगुआ गांव ज्वारी नदी पर है, लौह अयस्क निर्यात करता है। मैंगलोर कुद्रेमुख खान से लौह अयस्क निर्यात करता है। कोच्चि बंदरगाह अरब सागर की रानी। वेम्बनाड झील में वेलिंगडन द्वीप पर स्थित है। तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित द्वीप है। इसका नया नाम चिदम्बरनार पत्तन है, चिदम्बरनार पोर्ट। श्रीलंका के साथ व्यापार करते हैं इससे। चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। एन्नौर भारत चेन्नई के पास में स्थित है और भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। कामराजर बंदरगाह भी कहा जाता है इसको, इसका दूसरा नाम है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। पाराद्वीप महानदी के डेल्टा में है, लौह अयस्क निर्यात करता है। कोलकाता हल्दिया भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है, हुगली नदी पर। पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। वदावन वाला जो पोर्ट है वो अभी डेवलप हो नहीं पा रहा है, उसको लेकर विवाद चल रहा है। अगर आपके एग्जाम से पहले वदावन हो जाए डेवलप, वदावन, तो वदावन प्रोजेक्ट अगर डेवलप हो जाए तो अच्छी बात है, उसका भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये हो गए मेजर पोर्ट्स। अब रेलवे की नेटवर्क की बात करें, अगर भारत में रेल तंत्र जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल तंत्र भारत में है। यूएसए नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर रशिया, फिर चीन और फिर भारत। भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ स्थापित हुआ था, कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था ये स्थापित। मुंबई से थाने के बीच में है ये। और रेल मार्ग जो है ये वाला, इसकी कुल लंबाई जो रूट लेंथ है, देखिए रूट लेंथ और ट्रैक लेंथ ये 2 अलग चीजें होती हैं। मान लीजिए, इसको समझाती हूँ मैं रूट लेंथ और ट्रैक लेंथ को। मान लीजिए दिल्ली से जयपुर के बीच में, सपोज हम 500 किलोमीटर दूरी मान लेते, इतनी है नहीं बट 500 किलोमीटर। सपोज दिल्ली से जयपुर के बीच में 500 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ पे जो पटरी स्थापित की जाएगी दिल्ली से जयपुर के बीच में, उसका रूट का लेंथ कितना होगा? वो 500 किलोमीटर होगा। मतलब उसकी
रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी होगी? 500 किलोमीटर। अब इस 500 किलोमीटर में हो सकता है 2 रेलवे ट्रैक डाल दें, एक ये एक ये, तो 2 रेलवे ट्रैक डाल देंगे तो ट्रैक की लंबाई, पटरी की लंबाई दुगनी हो जाएगी। पटरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1000 किलोमीटर। जबकि रूट लेंथ जो है वो उसकी मार्ग की, रेल मार्ग की लंबाई केवल कितनी है? 500 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है रूट लेंथ और ट्रैक लेंथ में। रूट लेंथ इंडिया में 67,415 किलोमीटर रेल है और ट्रैक लेंथ जो है 1,26,366 किलोमीटर है। भारत में जो रेलवे है उसका 49% लगभग विद्युतीकृत हो चुका है, इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। ज्यादातर रेल्स अब इंडिया की इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगी। ब्रॉड गेज जो है, अब देखिए ब्रॉड गेज और ये सब क्या होते हैं? पटरियों के बीच की कितनी दूरी है उसके बेसिस पर नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज गाड़ियों में बांटा जाता है। वो गाड़ियां जो कि जिनमें 1 मीटर से, जो वो ट्रैक जिनमें 1 मीटर से कम दूरी होती है, दोनों ट्रैक की जो पटरियों के दोनों साइड वाला हिस्सा होता है उसके बीच में 1 मीटर से कम दूरी है तो उसको कहेंगे नैरो गेज। 1 मीटर तक दूरी है तो उसको कहेंगे मीटर गेज। 1 मीटर से ज्यादा दूरी है तो उसको कहेंगे ब्रॉड गेज। इंडिया में मोस्टली जो ट्रेन हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, वो 86% ब्रॉड गेज के हैं, मीटर गेज के 9% के आसपास है और नैरो गेज के 3.5% के आसपास है। और भारत में 18 रेलवे जोन्स है। ये आपके एटलस में दे रखे होंगे 18 रेलवे जोन्स, उनके सिर्फ आपको हेडक्वार्टर्स थोड़े से देखने हैं। और 17 तो रेलवे जोन्स पहले से थे। विशाखापट्टनम अभी कुछ समय पहले रिसेंटली नया जोड़ा गया है। 18वां दक्षिणी तटीय रेलवे जोन के नाम से है विशाखापट्टनम वाला। 18th दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन के नाम से है। अब इंडिया में जो रेल नेटवर्क है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ा है काफी समय बाद। तो 67,042 जो है ये हमारे यहाँ रूट लेंथ है। रूट लेंथ 67.42 1000 किलोमीटर। तो ये रूट लेंथ आपको ध्यान रखनी है। ये भी रेलवे की वेबसाइट से लिया गया है, 67.42,000 किलोमीटर। अब देखिए रेलवे से रिलेटेड कई सारी, मतलब कई जगह ट्रेन के डब्बे बनते हैं, कई जगह ट्रेन के इंजन बनते हैं। तो कुछ प्रमुख स्थान है ट्रेन के इंजन इन सब स्थानों पे बनते हैं। चितरंजन और मधेपुरा नाम का जो स्थान है, चितरंजन पश्चिम बंगाल और मधेपुरा जो है बिहार में, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेल के इंजन बनते हैं, यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिकल रेल के इंजन। फिर बिहार में मारहोरा और वाराणसी, यूपी में मारहरा और वाराणसी में बनते हैं डीजल के लोकोमोटिव इंजन, मतलब ट्रेन के इंजन। और पटियाला में ट्रेन के इंजनों का आधुनिकरण होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है। तो ये सेंटर्स के थोड़े बहुत नाम आप देख लेना, ध्यान रखना। तो देखिए पश्चिम बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इलेक्ट्रिकल इंजन बनाते हैं। वाराणसी वाला डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजन बनाता है। मारहरा बिहार वाला डीजल लोकोमोटिव है और ये 2 कंपनियों की उपक्रम है, ये संयुक्त जॉइंट वेंचर है, इंडियन रेलवे का और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जीई जिसको कहते हैं। मधेपुर बिहार में इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव फैक्ट्री है भारतीय रेलवे और अल्साटम एएसए की, मतलब एक और कंपनी है भारतीय रेलवे के साथ, उनका जॉइंट वेंचर है। पटियाला पंजाब में डीजल लोकोमोटिव जो है उनका मॉडर्नाइजेशन होता है डीजल लोकोमोटिव्स का। रेल के डिब्बे कहाँ कहाँ बनते हैं? चेन्नई में बनते हैं, तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कपूरथला में पंजाब में बनते हैं, कोच फैक्ट्री है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में बनते हैं। पहिए कहाँ बनते हैं? एक्सेस जिनको कहते हैं। बेंगलोर में, कर्नाटक में बनते रेल के पहिए। बिहार में छपरा में रेल के पहिए बनते। तो ये कुछ प्रमुख स्थान है जो प्री में पूछ ले तो थोड़ा बहुत ध्यान रखने। इन सब के अलावा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं स्थान, उनके नाम पता होने चाहिए। तो रेलवे से रिलेटेड 2 प्रमुख स्थल हैं, एक तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है मुंबई में वो, और इंडिया की हिली रेलवेज, भारतीय पर्वतीय रेलवे में 3 सम्मिलित है यूनेस्को की सूची में। एक तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो पश्चिम बंगाल में मध्य हिमालय में नैरो गेज रेलवे है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जो मीटर गेज है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों में है कालका शिमला रेलवे जो नैरो गेज है। तो ये 2 नैरो गेज है, नीलगिरी वाला जो है ये मीटर गेज है। तो इनके नाम ध्यान रखना है क्योंकि यूनेस्को में है ये।
फिर उसके बाद ये कुछ फैक्चुअल चीजें, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। सबसे लंबा रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग मानी जाती है जम्मू कश्मीर की। मुगल सराय जंक्शन जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, इसे आजकल दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी कहते हैं। सबसे लंबा रेल पुल जो है वो वेम्बनाड झील पे बना हुआ है, कोच्चि में इडापल्ली से वल्लारपदम को जोड़ता है ये। सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज जो है, जो अभी मैंने बताया था, बोगीबील ब्रिज है। पश्चिम बंगाल में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, और उसका नाम है गुम। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं प्री के लायक। अब कुछ एक ट्रेनें आती रहती हैं, अभी ये तो काफी पुरानी हो चुकी, जैसे विवेक एक्सप्रेस आई थी पहले, वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी, गतिमान एक्सप्रेस आई थी, तेजस एक्सप्रेस आई थी। इस तरह की कोई ट्रेन वगैरह आती है तो उनकी बेसिक लंबाई, क्या स्पीड है उनकी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो कुछ एक चीजें आप कर सकते हैं। बट वो प्री से पहले जो इंपॉर्टेंट रेल्स या ट्रेन वगैरह आए न्यूज में, उन्हीं को करना है, सारी के नहीं करना है, सारा नहीं करना। सो ये कोई खास अभी इतना रेलेवेंट नहीं है। कोंकण रेलवे जो है, कोंकण रेलवे इंडियन रेलवे का मतलब ये कह लीजिए इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। इंजीनियरिंग मार्वल इसलिए क्योंकि वेस्टर्न घाट के, पश्चिमी घाट के पास किनारे किनारे इस कोंकण रेलवे को डेवलप किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन नाम से भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी जो है उसने इसको डेवलप किया है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक को जोड़ने का काम करती है। लगभग इसकी जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर। और ये जो है ये भारतीय रेलवे का सहायक क्षेत्र, मतलब ये इंडियन रेलवे से कनेक्टेड है बट उसकी सहायक कंपनी इसको होल्ड करती है। पहली यात्रा यहाँ पे हुई थी 1993 में उडुपी मैंगलोर के बीच में। उडुपी मैंगलोर जो कोंकण रेलवे वाला पार्ट है, वहां पर ये पटरियां बनी थी और वहां पे ये ट्रेन दौड़ी थी। अभी वर्तमान में किसको जोड़ती है, तो ये वर्तमान में महाराष्ट्र के रोहा को जोड़ती है कर्नाटक के मैंगलोर से। 760 किलोमीटर है लगभग। सबसे इसमें इसकी खास बात यह है कि एक तो ये मनोरम नजारा देखने को मिलता है जब इस रेलवे से जाते हैं, वेस्टर्न घाट के बिल्कुल किनारे किनारे पर है। इतनी सारी सुरंगें बनाई गई है इस रेल मार्ग में, उन सुरंगों के लिए जाना जाता है, टनल्स है बहुत सारी, और उन टनल्स में अगर देखें बहुत सारी टनल से गुजरना होता है। सबसे लंबी जो टनल है वो है कारबुडे सुरंग, कारबुडे टनल, ये लॉन्गेस्ट टनल है इस कोंकण रेलवे की। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप देखें, अगर अभी तक जिस तरह से सड़क तंत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे रहे हैं या हैं, उसी तरह से रेलवे में भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे रहे हैं। उत्तर दक्षिण जो है ये दिल्ली और चेन्नई के बीच में है, दिल्ली चेन्नई के बीच में, ये वाला जो है दिल्ली चेन्नई। उसके अलावा पूर्व पश्चिम जो है, पूर्व पश्चिम वाला है मुख्यतः मुंबई से हावड़ा के बीच में, ये वाला। और फिर अगर देखा जाए बाकी जो स्वर्णिम क्या बाकी जो क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, रेलवे चतुर्भुज के बाकी जो पार्ट है वो है दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच वाला ये सेक्शन, मुंबई से चेन्नई के बीच वाला ये सेक्शन, और हावड़ा से चेन्नई के बीच वाला ये सेक्शन, और ये दिल्ली से हावड़ा के बीच का सेक्शन। तो अभी तक रेलवे नेटवर्क में ये ऑलरेडी बने हुए थे ये, और इनके ऊपर इतना लोड था क्योंकि मालगाड़ियां भी इनसे जाती, यात्री परिवहन हम लोग जो ट्रेन से जाते वो भी इसी मार्ग का यूज करते। तो मालगाड़ियां और अगर यात्रियों की गाड़ियां सेम ही ट्रैक पे चलेंगी तो कितना ओवरलोड हो जाता होगा वो ट्रैक। तो इसीलिए ये ट्रैक जो है ये काफी ओवरलोडेड था। इसीलिए उद्योग धंधों में जो माल भेजना होता था मालगाड़ियों के माध्यम से, वो हमेशा लेट हो जाती थी, समय पर किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाती थी। इसी वजह से काफी नुकसान हो रहा था आर्थिक रूप से। इसीलिए अब क्या किया गया है, सरकार ने पूर्ण रूप से मालगाड़ियों के लिए समर्पित गलियारा बनाया गया है, ट्रेन का बनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, समर्पित फ्रेट गलियारा। फ्रेट का मतलब मालगाड़ियां। सो फ्रेट गलियारा जो बन रहा है वो लुधियाना से दनकुनी पश्चिम बंगाल तक बन रहा है। इसे कहते हैं पश्चिमी भाग गलियारे का। इसमें कई सारे कॉरिडोर्स है। ये वेस्टर्न कॉरिडोर है, दादरी से लेकर जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वहां तक, ये लुधियाना से दनकुनी तक ईस्टर्न कॉरिडोर है, दादरी से लेकर जेएनपीटी तक वेस्टर्न कॉरिडोर है। फिर गोवा से चेन्नई तक जो है ये साउथ वेस्टर्न कॉरिडोर है, दक्षिण पश्चिमी कॉरिडोर। फिर विजयवाड़ा से खड़गपुर तक जो है इसे पूर्वी तटीय कॉरिडोर कहते हैं, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर।
और यहाँ पर दिल्ली से लेकर चेन्नई के बीच में जो है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और मुंबई से लेकर कोलकाता तक जो है उसे कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ये समर्पित फ्रेट गलियारे बनाए जा रहे हैं पूर्ण रूप से मालगाड़ियों के लिए, और इसमें ये जो 6 कॉरिडोर्स मैंने आपको बताए ये इसमें सम्मिलित है। अब ये 6 कॉरिडोर्स उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये क्रियान्वयन के तहत है, मतलब ये अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। इनका पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है और पूर्वी वाला बन रहा है। बाकी जो है उनके निर्माण की स्वीकृति आ गई है, बनेंगे धीरे धीरे। तो पश्चिमी समर्पित फ्रेट जो है ये उत्तर प्रदेश में दादरी से लेकर मुंबई में जेएनपीटी बंदरगाह तक होगा और 1483 किलोमीटर लंबा होगा। पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर जो है पंजाब में लुधियाना से पश्चिम बंगाल में डानकुनी तक है, और इसकी जो लेंथ है 1839 किलोमीटर है। बाकी पूर्व पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, अभी उत्तर दक्षिण भी बनेगा, पूर्वी तटीय समर्पित बनेगा और दक्षिण पश्चिमी भी बनेगा, जो मैंने अभी आपको बताए। आपने देखा होगा राजस्थान के कुछ भाग में ऑलरेडी, राजस्थान में कई जगह, जयपुर के आसपास और आगे कई गांवों में ये पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनना शुरू भी हो गया और बन भी गया ऑलमोस्ट। आपने देखा ही होगा, जो जिन लोगों के गांव में आसपास के क्षेत्रों में ये बना है उनको जानकारी होगी इसकी। अब ये देखिए, मैंने जो आपको बताया समर्पित फ्रेट गलियारे के बारे में वही चीजें लिखी है। पहले यात्री भी इसी से जाते थे, मालगाड़ी भी इससे जाती थी, इसकी क्षमता से ज्यादा इसका उपयोग हो रहा था। 150%, 100% यूज होना चाहिए, 150% यूज हो रहा था ये ट्रैक। इसीलिए इस बिजी ट्रैक को थोड़ा सा इसके ऊपर भार कम करने के लिए, जो नॉर्मल ट्रैक्स थे जो जिनके ऊपर भार ज्यादा था उनको कम करने के लिए समर्पित गलियारे बनाए गए केवल और केवल मालगाड़ियों के लिए। तो ये फ्रेट कॉरिडोर आपसे पूछ सकते हैं। प्लस एयरवेज की अगर बात करें तो एयरवेज में कोई खास ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है प्री के हिसाब से, बट कुछ एक क्वेश्चन अगर आपको पूछे गए तो आपसे पूछे जा सकते हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड। अभी कुछ समय पहले जो न्यूज में था वो सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट वो अभी मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहली फ्लाइट जो भारत में 1911 में हुई थी और वो थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में सबसे पहली उड़ान भरी थी। डोमेस्टिक और आसपास के जो देश हैं, पड़ोसी देश, उनके बीच में जो यात्रा है वो इंडियन एयरलाइंस हैंडल करती है, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो एयर इंडिया हैंडल करती थी। और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मिला दिया गया है 2007 में, और अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया जो है इसके अंतर्गत आते हैं ये। और अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ लिमिटेड जो है इसका नया नाम हो चुका है एयर इंडिया लिमिटेड 2010 से। तो ये तो हुई इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं बंदरगाह, जैसे एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह, जो विश्व का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है, सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी एयरपोर्ट्स में कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स जिनके नाम को सुनकर अगर आपको राज्य का नहीं पता चलता तो वो आपको स्टेट से, राज्य से मैच करने को दे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जैसे वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में है, राजीव गांधी हैदराबाद में, लोकप्रिय गोपीनाथ जो है ये गुवाहाटी में, दाबोलेम एयरपोर्ट गोवा में, सरदार वल्लभ अहमदाबाद में, कंपेगौड़ा बेंगलोर में, कैलिकट कोझिकोड में, डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर में, तुलिहल एयरपोर्ट इम्फाल मणिपुर में। तो इस तरह के कुछ एक एयरपोर्ट्स जिनका नाम थोड़ा ऐसा हो जो कि आप राज्य नहीं ढूंढ पाए तो उनको थोड़ा सा आपको देखना है। तो ये प्री के हिसाब से आपको थोड़ा परिवहन वाला करना है। परिवहन वाला टॉपिक समय के साथ अपडेट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोड लेने की अभी जरूरत नहीं है। प्री से पहले जो अपडेटेड डेटा हो उसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अपडेटेड डेटा कहाँ मिलेगा? मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसमें तो रोड के मिल जाएंगे आपको। बाकी रेलवे मिनिस्ट्री में आपको बेसिक रेलवे के मिल जाएंगे। वाटरवेज में और एयरवेज में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। बाकी कोई ब्रिज बना हो, कोई टनल सुरंग वगैरह बनी हो, कोई नई चीज आ रखी हो न्यूज में, तो उसको आप जरूर ध्यान देना। ओके, बाकी चीजें जो है इसी के साथ हमारे इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन बिल्कुल कंप्लीटली खत्म होता है। और अब जो है हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी जिसको कहते हैं उसको स्टार्ट करेंगे। और रही बात नेशनल पार्क्स वगैरह की, तो उसकी आपकी एनवायरनमेंट की अलग से क्लासेस होंगी, उसमें वो कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।